नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संसद में आज पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण। वित्त मंत्री रखेंगे अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा की तस्वीर। मुफ्ती मोहम्मद सईद की नरेंद्र मोदी से मुलाकात आज 1 मार्च को होगा। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन। स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या हुई 1000। दिल्ली में बढ़ी मुश्किलें। 15,000 डॉक्टर हड़ताल पर। आईएस के वीडियो में दिखने वाले हत्यारे की हुई पहचान। मीडिया ने दिया जिहादी जॉन का नाम। ब्रिटेन और अमेरिका ने साधी चुप्पी। विश्व कप मुकाबले में आज वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला। टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने लिया बल्लेबाजी का फैसला। भारत का तीसरा मैच कल यूएई के साथ। संसद में आज 2014-2015 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। लोकसभा में वित्त मंत्री आर्थिक सर्वे पेश करेंगे। आर्थिक सर्वे से यह पता चलता है कि पिछले वित्त वर्ष में देश की आर्थिक स्थिति कैसी रही है। भविष्य की आर्थिक नीतियों का खाका तैयार करने में यह सर्वे कारगर साबित होता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 9 जुलाई 2014 को पिछला आर्थिक सर्वे पेश किया था। सर्वे में वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था से जुड़ी हर गतिविधि का लेखा जोखा रखेंगे। विकास दर की तस्वीर पेश करते हुए राजकोषीय मजबूती पर ध्यान देने के लिए जरूरी कदमों का भी उल्लेख होगा। महंगाई को कम और स्थिर रखने के उपायों को भी शामिल किया जाएगा। सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में सुधार को लेकर भी टिप्पणी होने की उम्मीद है। सर्वे में वित्त मंत्री समझाने की कोशिश करेंगे कि बाहरी हालात का अर्थव्यवस्था पर किस तरह से असर पड़ रहा है और सरकार उनसे निपटने के लिए किस दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके अलावा अलग अलग उद्योग जगत के आंकड़ों की जानकारी भी मिल सकेगी। सर्वे में कृषि में विकास की रफ्तार के साथ सेवा क्षेत्र की रूपरेखा भी मिलेगी। बीते मानसून का खेती पर पड़ने वाले असर को रेखांकित किया जाएगा। कुछ महीने में वित्तीय घाटे को पाटने के लिए सरकारी कदमों का भी ब्यौरा होने की संभावना है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े भी इसमें शामिल होंगे। आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में विस्तार से जानने के लिए आज देखना ना भूलिएगा राज्यसभा के कार्यक्रम देश देशांतर और बिग पिक्चर भी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने गुरुवार को रेल बजट पेश करते हुए आम आदमी का पूरा ख्याल रखा है। उन्होंने यात्री किराया नहीं बढ़ाने की घोषणा की, लेकिन 10% तक माल भाड़ा बढ़ने से कई चीजें महंगी हो सकती हैं। लीक से हटते हुए रेल मंत्री ने किसी नई ट्रेन का ऐलान नहीं किया है। सुरेश प्रभु ने भावी योजनाओं के लिए 4 लक्ष्यों के साथ 5 साल की कार्य योजना का जिक्र किया। लोकसभा में पेश होने के बाद रेल बजट की प्रति राज्यसभा में भी रखी गई। रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने अपने पहले बजट में रेलवे के कायाकल्प का वादा किया। रेल मंत्री यात्री किराया बढ़ाने से बचे, हालांकि माल भाड़े में 10% तक बढ़ोतरी का असर आने वाले दिनों में दिखेगा। इससे अनाज, दालें, सीमेंट, कोयला और स्टील महंगा हो सकता है। माल भाड़ा बढ़ाने से रेलवे को 4000 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। I am happy to say, and I am sure all my house will join me, I have not increased the passenger fares. We are directing our efforts to make travel on Indian Railways a happy experience with mix of several initiatives. रेल मंत्री ने देश के सामने रेलवे की जमीनी हकीकत का श्वेत पत्र भी पेश किया। रेलवे ने 2015-16 में योजनाबद्ध में 52% बढ़ोतरी करते हुए इसे 1,11,000 करोड़ रुपए कर दिया है। 2014-15 में ये 65,798 करोड़ था। अगले 5 साल में 8,56,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश का ताना बाना बुना गया है। यह रकम रेलवे के नेटवर्क विस्तार, आधारभूत संरचना के विकास और यात्री सुविधाओं पर खर्च होगी। प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान और मेक इन इंडिया कार्यक्रम में भी रेलवे शामिल होगा। And a significant boost to railways revenue generating capacity. These goals will ensure that railway is an integral part of all the flagship programs that the Prime Minister has launched for improving the quality of life of the downtrodden, from Swachh Bharat to Make in India and from Digital India to Skill India. रेलवे ने 9 अहम क्षेत्रों पर ध्यान देने की बात कही है। इनमें रेलवे को फिर से आर्थिक विकास का मुख्य आधार बनाना शामिल है। निवेश के लिए संसाधनों का दोहन, व्यस्त मार्गों को सुगम बनाकर ट्रेनों की स्पीड बढ़ाना, समय पर परियोजनाएं पूरी करना, यात्री सुविधाएं, सुरक्षा, पारदर्शिता, रेलवे को यातायात का अहम साधन बनाए रखना और स्थिरता शामिल है।
रेल मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने यानी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन परियोजना की गति तेज करने की बात भी कही। In the next 5 years, our priority will be to significantly improve capacity on the existing high density networks. Improving capacity on existing network is cheaper. There are no major land acquisition issues and completion time is shorter. The emphasis will be on gauge conversion, doubling, tripling and electrification. Average speed will increase, trains will become more punctual, goods trains can be timetable. रेल मंत्री ने बजट तैयार करने से पहले आम लोगों के सुझाव लेकर उन्हें शामिल किया। सांसदों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वो मिले और विशेषज्ञों से संवाद किया। नई रेलगाड़ियों और बड़ी परियोजनाओं के ऐलान से वो बचे। भारी भरकम परियोजनाओं के भविष्य का खाका तय करने में उन्होंने राज्यों को भी महत्व देने का ऐलान किया। रेल बजट में रेल मंत्री ने काफी कुशलता के साथ रेलों के भविष्य के लिहाज से काफी कुछ सपने दिखाने की कोशिश की है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। और सफर को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए रेल मंत्री ने मुसाफिरों को कई सौगातें दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे आम मुसाफिरों का बजट करार दिया। आइए देखते हैं कि यात्रियों को इस रेल बजट में क्या सहूलियतें हासिल हुई हैं। परिस्थिति बदल सकती है, रास्ते खोजे जा सकते हैं। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा नेटवर्क, इतने सारे रिसोर्सेज, इतनी विशाल मैन पावर, इतनी स्ट्रांग पॉलिटिकल विल, तो फिर क्यों नहीं हो सकता रेल का पुनर्जन्म। रेल बजट में यात्री सुविधाओं पर खास ध्यान दिया गया है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि पहली बार पॉपुलिस्ट की बजाय रियलिस्टिक बजट पेश किया गया है और शायद यही वजह है कि पहली बार नई ट्रेनों का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन ये देखना जरूरी है कि यात्रियों को इस बजट से क्या सुविधाएं हासिल हुई। दलालों को रोकने के लिए रिजर्वेशन अब 2 की बजाय 4 महीने पहले किया जा सकेगा। यात्रियों की दिक्कतों के हल के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 138 24 घंटे काम करेगा। सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर 182 की शुरुआत की गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ चुनिंदा ट्रेनों और उपनगरीय रेल के डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इनके अलावा मुंबई से अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल मार्ग बन रहा है, जिस पर इस साल ट्रेन चलना शुरू होगी। 9 रेल गलियारों पर यात्री ट्रेनों को 160 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाएगा। The speed of 9 railway corridors will be increased from existing 110 and 130 kilometers to 160 and 200 kilometers respectively, so that inter-metro journeys like Delhi-Kolkata and Delhi-Mumbai can be completed overnight. रेल मंत्री ने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए फ्री वाईफाई की सुविधा को अब सभी 20 श्रेणी के रेलवे स्टेशनों में भी मुहैया कराया जाएगा। महिलाओं, विकलांग और बुजुर्गों के लिए सीटों के डिजाइन में भी बदलाव होगा। महिलाओं के लिए मिडिल बर्थ और बुजुर्गों के लिए लोअर बर्थ को आरक्षित किया जाएगा। यात्रियों की भारी भीड़ के मद्देनजर कई ट्रेनों में जनरल डिब्बे बढ़ाए जाएंगे। जनरल डिब्बों में मोबाइल चार्जिंग की सुविधा होगी। ट्रेनों में सफाई के लिए स्वच्छ भारत मिशन की तर्ज पर स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान शुरू होगा। ऑपरेशन 5 मिनट नाम से एक नया मिशन शुरू किया जाएगा, जिसमें अनारक्षित टिकट मोबाइल के जरिए 5 मिनट में ही बुक कराया जा सकेगा। One of the biggest problems faced by the common man intending to travel in unreserved class is purchasing a ticket. We are introducing Operation 5 minutes to ensure that passengers traveling unreserved can purchase a ticket within 5 minutes. सुरेश प्रभु ने बताया कि रेल की दैनिक यात्री परिवहन क्षमता को 2 करोड़ 10 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ करने की योजना है। बिना गार्ड के रेलवे फाटक पर ऑडियो विजुअल चेतावनी की आधुनिक व्यवस्था विकसित की जा रही है। दृष्टिबाधित मुसाफिरों के लिए भविष्य में बनने वाले सवारी डिब्बों में ब्रेल लिपि की सुविधा होगी। किसानों के लिए किसान यात्रा की योजना की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत उन्हें खेती से जुड़ी जानकारियां हासिल करने के लिए आने जाने में आसानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और यात्री सुविधाएं बढ़ाने के साथ अगले 5 साल में रेल नेटवर्क का 20% विस्तार भी किया जाएगा। रेल मंत्री ने इसके लिए 9400 किलोमीटर की 77 नई परियोजनाओं की घोषणा की है। इनमें लाइनों का दोहरीकरण और विद्युतीकरण भी शामिल है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु का सबसे ज्यादा जोर रेलवे से जुड़ी ढांचागत परियोजनाओं पर है। इनमें व्यस्त रेल लाइनों के दोहरीकरण को खास तवज्जो दी गई है। रेल बजट में 800 किलोमीटर गेज कन्वर्जन का प्रस्ताव रखा गया है। 6608 किलोमीटर रेल लाइनों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव है। रेल मंत्री ने 96,000 करोड़ रुपए की लागत से 77 परियोजनाओं की भी घोषणा की है। We have sanctioned 77 projects
covering 9,400 kilometers of doubling, tripling, quadrupling works along with their electrification at a total cost of, madam, 96,182 crores, which is over 2,700% higher than the year 13-14, because the last year was the plan holiday year. रेल मंत्री ने नई रेल लाइन बिछाने को भी प्राथमिकता में शुमार किया है। अगले 5 साल में रेल नेटवर्क को बढ़ाकर 1,38,000 रूट किलोमीटर करने का प्रस्ताव है। फिलहाल देश में रेल पटरियों की लंबाई 1,14,000 रूट किलोमीटर है। नई रेल लाइनों पर रेल मंत्रालय राज्यों और सरकारी कंपनियों के साथ मिलकर काम करेगा। पूरे स्टेट के लिए, प्रोजेक्ट के लिए नहीं, पूरे स्टेट के लिए हम रेल के साथ में एक जॉइंट वेंचर बनाएंगे। वो जॉइंट वेंचर कंपनी अपने स्टेट में जो प्रोजेक्ट लेनी है उसकी प्राथमिकता तय करेगी और वो तय करने के बाद, क्योंकि ये कंपनी है, वो अपने रिसोर्सेज को ज्यादा तरह से लिवरेज भी कर पाएगी। नए रेलवे स्टेशन के साथ पुराने स्टेशनों का आधुनिकीकरण भी किया जाएगा। रेल मंत्री ने बड़े शहरों में 10 नए स्टेशन बनाने की घोषणा की है। 200 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जाएगा। हादसे रोकने के लिए 970 रेल ओवरब्रिज या रेल अंडरब्रिज बनाए जाएंगे। वहीं 3,438 लेवल क्रॉसिंग खत्म करने के लिए 6,581 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 3,438 लेवल क्रॉसिंग एलिमिनेट करने के लिए 6,581 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आपके बहुत सारे जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो इससे रिलेटेड है और इसरो को भी लेकर हमने काम करने की कोशिश की। बजट में रेलवे के लिए अतिरिक्त धन जुटाने की भी चर्चा है। इसके लिए रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से कर्ज लेने पर विचार कर रहा है। वहीं वैगन निर्माण में निजी निवेश को बढ़ाने के लिए नीति की समीक्षा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल बजट को दूरगामी असर वाला बताया है। उन्होंने कहा कि बजट यात्रियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें योजनाओं को पूरा करने का साफ विजन है। यात्री किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं होने पर उन्होंने रेल मंत्री की सराहना भी की। आज का बजट रेलवे के सर्वांगीण विकास को लेकर के आया है। रेलवे मिनिस्टर को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि वे तत्कालीन वाहवाही के मोह से बचकर के 5 साल की योजना लेकर के आए हैं। पहली बार रेलवे ने फाइनेंशियल डिसिप्लिन और एक्सपेंडिचर में डिसिप्लिन, इसकी बात कही है। भूमि अधिग्रहण पर विपक्ष की एकजुटता के बाद गुरुवार को सरकार ने अपना पक्ष रखा। सदन के नेता अरुण जेटली ने विपक्ष पर आक्रामक तेवर अपनाया। उन्होंने यूपीए सरकार के भूमि अधिग्रहण विधेयक की खामियां गिनाई। साथ ही कहा कि मौजूदा सरकार धार्मिक आजादी के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव में आज सदन के नेता अरुण जेटली ने राज्यसभा में आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने विपक्ष के कई आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण पर सरकार जो अध्यादेश लाई है उसमें पुराने विधेयकों की कमी को दुरुस्त करने के लिए कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। सरकार ने विपक्ष से कहा कि मौजूदा बिल को किसान विरोधी साबित करने की वो कोशिश न करे। मैं आपसे हाथ जोड़कर विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी से विनती करता हूं, आप हमसे कई ज्यादा पावर में रहे। यू हैव बीन इन पावर 5-7 times more than us. Don't create an environment in this country where two words, infrastructure and industry, become bad words. भूमि अधिग्रहण के अलावा अरुण जेटली ने धार्मिक आजादी को लेकर भी सरकार का बचाव किया। जेटली ने कहा कि सरकार हर नागरिक के धार्मिक आजादी को लेकर संजीदा है। You'll recollect that the Prime Minister spoke in this house in the last session. You wanted him to come again. He's spoken outside this house also. And the consistent message has been the government is committed to protecting the rights of every group, irrespective of their beliefs, caste or religion. अरुण जेटली ने 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पर भी सरकार की तारीफ की। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार की तुलना में मौजूदा सरकार राज्यों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। Their revenue deficit is also to be covered by providing a grant. And unlike the Congress approach of saying New Delhi sends money, we don't believe that New Delhi sends money to the states. It's a right of the states. After all, the money is collected from the states. It's people living in those states who contribute taxes.
We collect them and we share them with the states. वित्त मंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के कदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद के 9 महीनों के दौरान भ्रष्टाचार का एक भी मामला सामने नहीं आया है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और भूमि अधिग्रहण विधेयक के मुद्दे पर सरकार अपने सहयोगी दलों और विपक्ष का विरोध झेल रही है। राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन से पहले सरकार को सभी लोगों से बात करके उन्हें विश्वास में लेना चाहिए था। सरकार की तरफ से हमसे भी बातचीत हो रही है, जिनके कोई मुद्दे हैं, आक्षेप है, उनसे भी बातचीत चल रही है और कुछ ना कुछ हल जरूर निकल आएगा उसमें। उनको भी इस बात का एहसास हो गया है कि ये सरकार सिर्फ कॉरपोरेट सेक्टर के लिए और उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए और आम लोगों के लिए काम नहीं कर रही है। कोई रास्ता निकालना चाहिए, तुमको सबसे बात करना चाहिए, वार्ता के दौर से, वार्ता के माध्यम से कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन एकदम कॉरपोरेट घरानों के हित में अगर निर्णय लेने लगे तो समाजवादी पार्टी कभी उनके साथ। ये तो पूरी तरफ से किसान विरोधी और गरीब विरोधी, गांव विरोधी ये इनका ऑर्डिनेंस है, इसको वापस किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर गुरुवार को भी चर्चा हुई। इस दौरान विपक्ष ने विवादित बयानों को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। हालांकि बीजेपी सांसदों ने अभिभाषण में जिक्र किए गए हर मुद्दे पर सरकार का बचाव किया। उम्मीद है कि दोनों सदनों में चर्चा खत्म होगी, जिसके बाद सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जवाब दे सकते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में आज भी सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर बहस देखने को मिली। सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी ने विवादित बयानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वो न तो ऐसे बयानों की निंदा कर रही है और न ही कोई कार्रवाई। If you go by that myopic vision, India as we know of it cannot remain. The Honorable Prime Minister goes to some function of a Christian group and then he preaches tolerance. Very good. But what we promise to our citizens in the Constitution of India is not only tolerance. We promise equality. So all that is being done today is the negation. हालांकि सांसदों के बचाव में बीजेपी का हर सांसद लामबंद नजर आया। हम जीसस के सामने जाते हैं तो श्रद्धा से सर झुकाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम जीसस के सामने सर क्यों झुकाएं? क्योंकि मेरे हिंदू होने ने मुझे ये सिखाया है कि दुनिया में जो कहीं जिस किसी जगह में हो, जिस जात का हो, मजहब का हो, संप्रदाय का हो, अगर वो मनुष्यता की सेवा करता है तो उसके आगे सर झुकाओ। लेकिन विपक्ष के साथ ही सरकार के कई सहयोगी दलों ने भी अर्थव्यवस्था से जुड़ी परेशानियां सदन में जाहिर की। रिफॉर्म्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन, रिफॉर्म्स इन द मेनी ऑफ द इकोनॉमी, this is not sufficient. Reforms in all the sectors, not only in the legal system, reforms is required, and reforms in other administrative reforms are required. These are all reforms लाना चाहिए और जिसके लिए कोई कमिटीज को बनाने की जरूरत नहीं है। अभी वित्त मंत्रालय नीति आयोग की कुछ नहीं सुन रहा, क्योंकि नीति आयोग का कोई भूमिका, कोई रोल नहीं रह गया। इसलिए मेरा मानना है कि नीति आयोग को वापस जो योजना आयोग के कम से कम अधिकार थे वो देने चाहिए। योजनाबद्ध तरीके से फ्लैगशिप स्कीम्स हो या उनकी स्कीम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दे दीजिए। 10 नहीं 20%, 30% फ्लेक्सिबिलिटी दे दीजिए उनको खर्च करने में। लेकिन अगर उनको हम इस तरह से करेंगे कि बिल्कुल छोड़ देंगे और योजना आयोग उसको बना के नहीं देगा, तो मुझे लगता है कि वो उचित नहीं होगा। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुक्रवार को भी जारी रहने की उम्मीद है। चर्चा के बाद सरकार जवाब देगी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और रेल बजट के बाद अब सबकी निगाहें कल आने वाले बजट पर टिकी हैं। आइए देखते हैं कि आम लोगों की बजट से आखिर क्या उम्मीदें हैं। कुछ पॉलिसी डिसीजन गवर्नमेंट ऐसे ले जिससे कि हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लोगों को बढ़ावा मिले और इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत कॉस्टली ना हो और लोगों को कम दाम पे जो अच्छी सुविधा, मेडिकल सुविधाएं मिल सके। और बजट में मेडिसिन में व्याट कंपल्सर कम करके वो पेशेंट का थोड़ा हेल्प करना गवर्नमेंट। हाँ, कि पहले तो सबसे पहले जीएसटी एप्लीकेबल हो जाना चाहिए, जिससे हमारा टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन जो बढ़ेगा। नंबर 2, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर और ट्रेडिंग सेक्टर,
ये जितने भी लोग सारे लोग काम कर रहे हैं, इनकी जितनी भी बिलिंग है, सारी बिलिंग ऑनलाइन होनी चाहिए। जो आम बजट है वो हर एक आदमी के, आम आदमी के लिए, अमीर गरीब के लिए बराबर का होना चाहिए और साथ में दवाइयाँ, सब्जियाँ, दालें सस्ती होनी चाहिए। There should be some security where we can save Goa and we can keep the tourism thing alive. बुनकर आज परेशान है, उसके लिए बिजली, पानी और कुछ लोन भी अगर मान लिया जाता है तो हम लोग के पास पहुंचता नहीं है, फिर उसके बाद हम लोग को मतलब मिलना ही मुश्किल है। इसलिए उसमें इतना डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि ये लाओ तो वो लाओ, ये लाओ, तो उसमें हम लोगों को नहीं मिलता, हम लोग परेशान होकर बैठ जाते हैं। हमारे ट्रेड को बढ़ाने के लिए प्रचार हेतु हमको सहायता दीजिए। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अब देखिए कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसे प्रचार आने लगे हैं, वैसे बनारसी साड़ी का भी प्रचार होना चाहिए कि इस उद्योग को बढ़ावा मिले। और आइए अब संसद से अलग कुछ और अहम खबरों की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में 1 मार्च को नई सरकार बनेगी। पीडीपी के संरक्षक मुफ्ती मोहम्मद सईद राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। इसके बाद साझा न्यूनतम कार्यक्रम का औपचारिक ऐलान हो सकता है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी के संरक्षक मुफ्ती मोहम्मद सईद रविवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पीडीपी और बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में गठबंधन सरकार बनाने के लिए अपने मतभेदों को दूर कर लिया है और साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर सहमति बन गई है। इसमें धारा 370, आफ्स्पा और शरणार्थियों स्थायी निवासी का दर्जा देने समेत कई मुद्दे शामिल हैं, जिसका ऐलान मुफ्ती मोहम्मद सईद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद होगा। चलता रहा हमारे मुद्दे, उनके मुद्दे, कॉमन मुद्दे, तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन रहा है जिसकी सहमति कल प्राइम मिनिस्टर से भी मिलेंगे, वो होगी। इससे पहले 24 फरवरी को पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और अमित शाह की मुलाकात के बाद गठबंधन सरकार की घोषणा की गई थी। विपक्षी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का आरोप है दोनों में पहले ही सरकार सहमत हो चुकी है और साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर बात दिखावा है। हम नई गवर्नमेंट से, बीजेपी गवर्नमेंट से मिलके उसको वापस वही स्थिति में लाएंगे जहां से आर्टिकल 370 जिसमें बना था, उस बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं हुई बीजेपी के और पीडीपी के बीच में, तो असली मुद्दा ही छोड़ गए। जम्मू कश्मीर में 87 सदस्यों वाली विधानसभा में पीडीपी के 28 और बीजेपी के 25 विधायक हैं। वहीं पीडीपी को एक निर्दलीय और बीजेपी को पीपल्स कॉन्फ्रेंस के 2 विधायकों का समर्थन है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों में किसी भी दल को बहुमत हासिल नहीं हुआ था, जिसके चलते नई सरकार में हो रही देरी के चलते राज्य में राज्यपाल शासन लगा दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात स्वाइन फ्लू की। गुरुवार को स्वाइन फ्लू का शिकार हुए 39 और लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इस बीमारी से अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 17,000 लोग इससे पीड़ित हैं। वहीं सरकार का दावा है कि जल्द ही इस पर काबू पा लिया जाएगा। मैदानी इलाकों में कहर बरपाने के बाद स्वाइन फ्लू ने पहाड़ों का रुख कर लिया है। पिछले 1 हफ्ते में पहाड़ों पर इससे पीड़ित होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को 3 और लोगों ने दम तोड़ दिया। शिमला में भी 2 नए मामले सामने आए। असम के सिलीगुड़ी में बड़ी संख्या में लोग वायरस की जांच कराने पहुंच रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में पूरी सुविधा ही नहीं है। श्रीनगर में H1N1 की जानकारी देने के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की गई है। रेस्पॉन्स तो बहुत अच्छा आ रहा है। जब से ये शुरू हुआ है, 20th से शुरू हुआ है, तो बहुत अच्छा, डे बाय डे इट्स इंक्रीजिंग। तो लोग, हमें मेनली जो पैनिक लोगों में हो गया था, इससे काफी हद तक कंट्रोल में आ गया है, क्योंकि लोगों में जो भी कोई मामूली सिम्टम वो आ गया है, जो भी मामूली सिम्टम इसका देखते हैं, जैसे जुकाम या फीवर, तो एकदम से हमें फोन करते हैं, तो हम उन्हें सही डायरेक्शन दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में भी पिछले 2 दिनों में 3 लोगों की मौत इस बीमारी से हुई। राजधानी में ही बीते 24 घंटों में करीब 800 लोगों ने H1N1 वायरस की जांच कराई, जिनमें से 137 को स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाया गया। अब तक केवल दिल्ली में करीब 2700 लोग इससे पीड़ित पाए गए हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी गुरुवार को 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। हालात इस कदर खराब है कि आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी कर रहे डॉक्टरों के लिए भी कोई सुरक्षा उपाय नहीं है। हमारे जो रेसिडेंट डॉक्टर्स है, उनके प्रोटेक्शन के लिए वैसे तो बाकी सब चीजें वहां पे मौजूद है, लेकिन वैक्सीन के लिए हमने डिमांड की थी, लेकिन वैक्सीन के बारे में कहीं पे भी वो अवेलेबल नहीं है, ऐसा हमको इंफॉर्मेशन मिला है। सबसे बुरे हालात गुजरात में है। गुजरात में अब तक करीब 250 लोगों की मौत स्वाइन फ्लू से हुई है।
हालात इस कदर खराब हो रहे हैं कि प्रशासन ने अहमदाबाद में धारा 144 लगा दी है ताकि लोग झुंड में ना खड़े हों। गुजरात में 3000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और राजधानी दिल्ली में स्वाइन फ्लू से जूझ रहे मरीजों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली में 15,000 डॉक्टर आज से हड़ताल पर चले गए हैं। इस हड़ताल में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया, जीटीबी हॉस्पिटल, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग, हिंदू राव जैसे सभी बड़े सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर शामिल हैं। कुछ दिन पहले जीटीबी अस्पताल के डॉक्टरों की मरीज की तीमारदारों से झड़प हो गई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया। सत्ता पक्ष के लाए गए निंदा प्रस्ताव को लेकर गुरुवार को राज्य विधानसभा में भारी गतिरोध हुआ। पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोपों के बीच विधानसभा अध्यक्ष सीतासरन शर्मा ने सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। बात हो रही है मध्य प्रदेश विधानसभा की। इससे पहले बुधवार को पेश हुए बजट को विधानसभा में बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शून्यकाल के दौरान ये प्रस्ताव रखा कि विनियोग विधेयक बजट को समस्त नियमों को शिथिल करते हुए बिना चर्चा के पारित किया जाए। वित्त मंत्री जयंत मलैया इस बारे में प्रस्ताव उन्होंने पेश किया। नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे ने इस पूरी कार्यवाही को अलोकतांत्रिक बताया है। पिछले कुछ महीनों में कई बंधकों की हत्या करने वाले नकाबपोश आईएसआईएस के सदस्य की पहचान हो गई है। मीडिया ने इसे जिहादी जॉन का नाम दिया है। हालांकि ब्रिटेन और अमेरिका ने शख्स की पहचान के बारे में चुप्पी साध रखी है। दुनिया में दरिंदगी की इंतहा को भी मात देने वाले इस शख्स की पहचान हो गई है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 26 साल के इस युवक का असली नाम मोहम्मद इमवाजी है, जो ब्रिटेन का रहने वाला है। मीडिया ने इसे जिहादी जॉन का नाम दिया है। So I was assembling bits and pieces along the way, and then we also relied on what we knew from the video and what we knew from hostages who had been with John and what they knew about John himself. And we assembled those pieces and eventually came up with a first name, and then we learned a last name. I'm Barack Obama, and I'm back. जिहादी जॉन के ब्रिटिश होने का शक पहली बार तब हुआ जब उसकी अंग्रेजी का लहजा ब्रिटिश था। Despite our serious warnings, you, Obama, have yet again. इमवाजी का जन्म कुवैत में हुआ था, जबकि उसकी पढ़ाई लंदन में हुई। उसके पास वेस्टमिनिस्टर यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की डिग्री भी है। उसके पड़ोसियों का शक भी अब यकीन में बदल रहा है। What do you think? He thinks it's jihad. No, it's not jihad. I'm telling him it's not jihad. You killed the people. It's jihad. No, it's not jihad. Sorry. I never thought that something would happen in our state. Believe me, this is something scary. You know. इमवाजी के शिक्षक भी उसके इस अवतार से हैरान हैं। You might be surprised to know that the Muhammad that I knew was extremely kind, extremely gentle, extremely soft-spoken, was the most humble young person that I knew. हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन की सरकार ने नकाबपोश हत्यारे की पहचान की पुष्टि नहीं की है। And at this point, I'm not in a position to either confirm or deny that the individual named in these reports is the individual that we're searching for. मोहम्मद इमवाजी जैसे कई भटके हुए युवक धर्म के नाम पर आईएसआईएस में शामिल हो रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक ब्रिटेन, अमेरिका, मध्य एशिया और अफ्रीका से तकरीबन 12,000 युवक आईएसआईएस में शामिल हुए हैं। इनमें से कई की उम्र तो 15 से 18 साल के बीच है। ये युवक पढ़े लिखे हैं और तकनीकी रूप से योग्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जिसमें आज टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जिम्बाब्वे के खिलाफ क्रिस गेल की तूफानी दोहरे शतक की वजह से मिली जीत से वेस्टइंडीज का मनोबल अब काफी ऊंचा है। विश्व कप में वेस्टइंडीज का ये चौथा मैच है और उसे 2 मैचों में जीत और 1 मैच में हार मिली है। 28 फरवरी को शुरुआती दोनों मैच जीत चुके भारत का मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात से होना है। फिलहाल
साउथ अफ्रीका का 1 विकेट खो चुका है और उसने 20 रन बना लिए हैं।